हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक काल की। जैसे कि आपको पता है कि हमने उत्तराखंड में यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्लियर करा रखे हैं दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा रखे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियोज में आपको बताया था कि हम यहाँ पे उत्तराखंड की सारी तैयारियां आपको करवाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को किस टाइप से यहाँ पे तैयारी करनी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो आज का जो मैं मेन टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, यानी कि ऐतिहासिक काल, उसकी पूरी जानकारियां मैं आपको यहां पे क्लियर रूप से आपको क्लियर करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ऐतिहासिक काल था क्या, और उसमें कौन कौन से राजवंश आए जिन्होंने हमारे उत्तराखंड पे शासन किया। और दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज में नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो फेसबुक पेज में जाइएगा आप, जिसका नाम है फोकस टारगेट। ध्यान दीजिएगा, फोकस टारगेट फेसबुक पेज का नाम है दोस्तों, और वहां पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जैसे उत्तराखंड से करंट अफेयर्स या ईटीसी रोजाना अपडेट्स और ईटीसी जितने भी महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसके सारी क्विज आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आज जो मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में क्या बताया कि वह काल जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए हैं और उनका कोई लिखित विवरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं और उनका कोई लिखित विवरण नहीं है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। उसके बाद फिर मैंने आदि ऐतिहासिक काल क्लियर करवाया आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से हमारे जो भी ग्रंथ हैं, जैसे स्कंद पुराण या ईटीसी वेद, ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, या जितने भी हमारे पुराण से हैं, उसमें हमारे उत्तराखंड का कैसा उल्लेख किया गया और किस टाइप से उल्लेख किया गया है, उसकी भी मैंने सारी जानकारी आपको पिछले वाली वीडियोस में दे रखी है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो पूरी रूप से समझ में आए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस ना करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, आदि ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल होता क्या है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका प्राचीन काल, उसके बाद दोस्तों मध्यकाल, और तीसरा है आपका आधुनिक काल। ध्यान दीजिएगा, इस 3 काल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो आज का जो काल पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम प्राचीन काल। और प्राचीन काल में पहला शासन कौन था, ये भी मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे किसको, कुलिंद शासक को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम प्राचीन काल में कुलिंद शासक को पढ़ेंगे। मध्य में ध्यान दीजिएगा कैथुरी शासक को पढ़ेंगे, यानी कि जो कैथुरी वंश थी, कैथुरी वंश ने क्या क्या काम किया उसको हम मध्य काल में पढ़ेंगे। और आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे किसको दोस्तों, गोरखाओं को, यानी कि गोरखाओं ने किस टाइप से उत्तराखंड में आक्रमण किया, कुमाऊं पर कब आक्रमण किया, गढ़वाल पर कब आक्रमण किया, उसकी सारी जानकारियां हम किस में देंगे आपको, आधुनिक काल में। और आधुनिक काल समाप्त तो आप ये समझिएगा कि फिर हमने किसको पढ़ना है, अंग्रेजों को पढ़ना है दोस्तों, कि अंग्रेजों का कैसा यहाँ पे विस्थापन रहा और क्या क्या उन्होंने किया दोस्तों, उसकी सारी जानकारियां हम आधुनिक काल यानी कि गोरखाओं के बाद पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे कुलिंद शासक की, तो उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति जो थी दोस्तों, वो कौन सी थी आपकी, कुलिंद शासक। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली राजनीति शासक कौन सी थी, तो दोस्तों वो था आपका कौन सा, कुलिंद शासक। और कुलिंद शासक में, जब कुलिंद शासक का उत्तराखंड में शासन चल रहा था, तो उस समय यानी कि सेंट्रल में यानी कि भारत में कौन सा कालीन चल रहा था, तो वो चल रहा था दोस्तों मौर्य कालीन। ध्यान दीजिएगा, मौर्य समकालीन चल रहा था। ये लगभग 5 से 6 ईसा पूर्व के बीच में मान सकते हैं आप लोग। तो उस समय मौर्य कालीन चल रहा था दोस्तों, और मौर्य कालीन के समय हमारे उत्तराखंड में कुलिंद शासक की क्या थी दोस्तों, यहाँ पे एक शासन चला करता था, जिसके कारण क्या क्या हुआ ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा।
अब देखिएगा दोस्तों कि जो कुलिंद शासक रही है वह उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो कुलिंद शासक थी वह उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में रहती थी। तो दोस्तों वो व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में रहती थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे उत्तराखंड की बात करूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे उत्तराखंड की बात करूं तो इतने वाले क्षेत्र में हमारे यानी कि जो इतना सा जो क्षेत्र था इसमें कुलिंद शासक का क्या रहा था दोस्तों, यहाँ पे शासन रहा था। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वह कौन कौन से शासन मतलब कौन कौन से क्षेत्र में रहे थे। तो व्यास, गंगा, यमुना के ऊपरी क्षेत्र में इन्होंने क्या किया दोस्तों, शासन किया हुआ है। और राजा सुबाहु यानी कि जो राजा सुबाहु दोस्तों उसका जो उनका जो उल्लेख किया गया है वो महाभारत में किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो राजा सुबाहु थे यानी कि कुलिंद शासक के पहले शासक थे राजा सुबाहु, और राजा सुबाहु का जो उल्लेख किया गया है वह महाभारत में किया गया है दोस्तों। और ये काफी एक शक्तिशाली राजा थे दोस्तों, और काफी एक सहनशीलता एक राजा थे दोस्तों, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तांबे के जो मुद्राएं चली दोस्तों हमारे उसमें जितने भी हमारे सिक्के चले थे उनमें काफी इनका क्या रहा दोस्तों, प्रचलन रहा। तो आप इनको इस टाइप से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इनके वंशज यानी कि कौन कौन से वंशों ने उत्तराखंड में शासन किया, और कुलिंद वंश के कितने ऐसे शासक थे जिन्होंने प्योर रूप से क्या किया, उत्तराखंड में शासन किया। तो पहला था दोस्तों आपका विषदेव। ये भी काफी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ये कुलिंद शासक के कितने ऐसे शासक थे जिन्होंने कुमाऊं पे या उत्तराखंड पे क्या किया, शासन किया। तो पहला आ गया दोस्तों विषदेव, उसके बाद है दोस्तों अग्रराज, तीसरा है धनभूति, उसके बाद है दोस्तों अमोदभूति, उसके बाद है भानु, और उसके बाद लास्ट आपका क्या है, रावण है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका विषदेव, अग्रराज, धनभूति, अमोदभूति, भानु और रावण। और उसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा माना गया है दोस्तों, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली या सबसे पावरफुल जो राजा माना गया दोस्तों, वो किसको माना गया है, तो वो माना गया दोस्तों अमोदभूति को। ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कुलिंद वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, कुलिंद वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ करता था। तो दोस्तों कुलिंद वंश में सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, अमोदभूति। ध्यान दीजिएगा, अमोदभूति। और इन्होंने यहां पे काफी अलग अलग टाइप से मुद्राएं चलाई दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा सुबाहु ने भी अपने नाम से कई सारी मुद्राएं चलाई, और साथ में जो सबसे शक्तिशाली जो मुद्राएं चलाई दोस्तों वो किसने चलाई, आपके अमोदभूति ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये क्लियर करना है कि कुलिंद वंश का पहला शासक कौन था, तो वो था दोस्तों राजा सुबाहु। और जो सबसे शक्तिशाली अगर बात आएगी सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो दोस्तों वो था आपका अमोदभूति। और अमोदभूति ने जब मुद्राएं चलाई तो उसमें सबसे ज्यादा किसका चित्रण दिया गया दोस्तों, ये भी काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि उनके उसमें कौन मतलब सबसे शक्तिशाली जो राजा थे अमोदभूति, तो इनकी उसमें सबसे मुद्राओं में किसका चित्रण दिया गया था, तो दोस्तों ये दिया गया था आपका देवी का। ध्यान दीजिएगा, देवी का यानी कि अलग अलग जो उनकी जो देवियां हुआ करती थी दोस्तों, यानी कि जो देवी देवताएं हुआ करती थी या जिनको वो पूजते थे, तो उनकी क्या कहते हैं यहाँ पे मुद्राओं में क्या कर रखा है दोस्तों, उनका उल्लेख कर रखा है। और सबसे पावरफुल जो मुद्रा मानी गई दोस्तों वो किसकी मानी गई है, तो ये मानी गई है अमोदभूति की। और दोस्तों जब ये धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इनका आपस में क्या हो गया दोस्तों, विनाश होना स्टार्ट हो गया। और जब ये विनाश हुआ तो उसके बाद फिर क्या चला दोस्तों, शक संवत, यानी कि शक संवत यानी कि जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो शक वंश जिसको हम बोलते हैं, तो शक वंश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों कुलिंद वंश के बाद। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे यहां पे शक वंश की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शक वंश के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमको एक बात क्लियर होना चाहिए कि ये शक वंश था क्या। सबसे पहले एक बार क्लियर करते हैं कि ये शक वंश था क्या। शक वंश की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो शक संवत, जैसे कि आपको पता होगा उन्हीं के नाम से हमारे यहाँ कैलेंडर चलता है दोस्तों, शक संवत के नाम से। तो शक संवत जो था दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं से ज्यादा क्या था, प्रचलित था दोस्तों। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कुलिंद शासक पूरी रूप से समाप्त हो गई थी, यानी कि पूरी रूप से तितर बितर हो गई थी, तो उसके बाद फिर शक वंश ने क्या लिया, यहाँ पे जन्म लिया दोस्तों। अब ये शक वंश में हुआ क्या, सबसे एक पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शक वंश ने किया क्या। तो शक वंश ने एक चीज बहुत बड़ी की दोस्तों, कि उन्होंने उत्तराखंड में सूर्य मंदिर का निर्माण किया। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में सूर्य मंदिर का निर्माण
किस शासक द्वारा किया गया था या किस वंश द्वारा किया गया था। तो आपको एक बात क्लियर करना है दोस्तों कि जो सूर्य मंदिर, जो कटारमल, जैसे आपको पता होगा अल्मोड़ा में एक कटारमल का मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चनों में। तो यह बनाया था दोस्तों आपके शक वंश द्वारा, ध्यान दीजिएगा, शक वंश द्वारा बनाया गया था। और शक संवत की जो शुरुआत हुई थी यह भी हमारे उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं से ही क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। तो आइए दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि शक वंश ने क्या क्या किया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन था, यानी कि जो कुमाऊं क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों, उस समय मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में कि कुमाऊं का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा दोस्तों। उस समय एक कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था, यानी कि कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। तो कुमाऊं जो क्षेत्र हुआ करता था, चंपावत हो गया आपका, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जितना भी ये क्षेत्र हुआ करता था, तो उस समय सबसे ज्यादा जो प्रचलन हुआ करता था दोस्तों वह किसका था, शक संवत का, ध्यान दीजिएगा, शक वंश का। अब शक वंश ने सबसे ज्यादा क्या किया दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कटारमल का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों कटारमल का सूर्य का मंदिर जो निर्माण किया था, ये किसने किया था, शकों ने, यानी कि शकों द्वारा कटारमल का सूर्य मंदिर या उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर हैं दोस्तों, उनका जो निर्माण करवाया था ये शक वंश द्वारा करवाया था। तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कि जब शक वंश, ध्यान दीजिएगा, जब शक वंश उत्तराखंड में शासन कर रहे थे या जब इनका प्रचलन था दोस्तों कुमाऊं पे या एटीसी आप गढ़वाल पे कह सकते हैं, तो उस समय भारत में किसका अधीन था। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था दोस्तों कि मौर्य वंश के समय कुलिंद वंशों की शासन चल रहा था और मौर्य वंश समाप्त हुआ, उसके बाद हर्षवर्धन का चला। तो हर्षवर्धन, ध्यान दीजिएगा, उस समय सेंटर में यानी कि भारत पर शासन कर रहा था, कौन, हर्षवर्धन। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछा जाता है कि शक संवत के समय भारत में कौन शासन कर रहा था। तो दोस्तों उस समय कौन कर रहा था, हर्षवर्धन का शासनकाल था पूरे भारत में। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था दोस्तों वह भारत आया था, यानी कि यह भी पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों उस समय यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और इन्होंने काफी एक अच्छा मतलब काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक ब्यौरा रखा दोस्तों, काफी अच्छा व्याख्या किया इन्होंने। और यह शक संवत मतलब शक वंश के समय यह उत्तराखंड की इन्होंने भी क्या की, यात्रा की दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की। अब देखिएगा दोस्तों, जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है तो वह उत्तराखंड की यात्रा करता है और उनका एक पुस्तक होता है, यानी कि वो एक पुस्तक लिखते हैं दोस्तों, यानी कि किताब लिखते हैं। तो उस किताब में उत्तराखंड का जिक्र किया गया है CU की, ध्यान दीजिएगा, ये यूके SSC में पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ये काफी डीपली क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने अपने पुस्तक में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा था। तो दोस्तों उस समय उत्तराखंड का जो नाम दिया था वो क्या दिया था, CU की। ये बहुत बार पूछा जाता है कि CU की किस पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड, जब ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की उन्होंने, तो उस समय उत्तराखंड का नाम इन्होंने CU की के नाम से दिया, यानी कि एक चीनी भाषा था दोस्तों, ये लैंग्वेज थी, तो उसी के कोडिंग में इसको रखा गया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके पुस्तक का नाम CU की था और उत्तराखंड का नाम, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया कि इनकी पुस्तक का नाम था CU की और उत्तराखंड का जो नाम दिया था वो दिया था पोलिहिमोपोलो। ध्यान दीजिएगा, यह जब उत्तराखंड की इन्होंने यात्रा की, उत्तराखंड की यात्रा करके काफी भयभीत हुए और भयभीत होने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था CU की। और CU की पुस्तक में हमारे उत्तराखंड का इन्होंने क्या किया दोस्तों, जिक्र किया और उत्तराखंड का क्या नाम दिया इन्होंने, पोलिहिमोपोलो। ध्यान दीजिएगा, पोलिहिमोपोलो यह नाम दिया गया था और इसी नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था उस समय अपना उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जब हरिद्वार की यात्रा की तो हरिद्वार का भी नाम इन्होंने क्या दिया, मयूलो। ध्यान दीजिएगा, मयूलो उत्तराखंड मतलब हरिद्वार का नाम दिया दोस्तों। और हरिद्वार का जब नाम इन्होंने मयूलो दिया तो यह नाम भी काफी प्रसिद्ध रहा और इनकी एक पुस्तक निकली थी जो बाण भट्ट के द्वारा जो लिखा था दोस्तों, जिसका नाम था हर्षचरित। ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित्र एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जो बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। और उस समय भी ध्यान दीजिएगा हरिद्वार को मयूर के नाम से जाना गया था, यह भी पूछा जाता है। और हमारे पूरे उत्तराखंड को,
ध्यान दीजिएगा, पूरे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया था। यानी कि जब बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र जब पुस्तक लिखी, उसकी रचना की, तो उस रचना में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया था? तो उस रचना में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया था दोस्तों। और हरिद्वार को मयूर के नाम से जाना गया था, क्योंकि उस समय ह्वेनसांग जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने हरिद्वार को मयूरों के नाम से जाना था दोस्तों। तो उसी मयूरों से क्या बन गया दोस्तों? मयूर बन गया। तो ये था दोस्तों एक कुलिंद वंश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जानकारी, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद ये धीरे 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 आगे जाके दोस्तों ये समाप्त होने लगी, और उसके बाद फिर जन्म लिया किसने? मध्यकाल, यानी कि केतुरी राजवंश ने। तो आज हमने सिर्फ कुलिंद वंश की सारी जानकारियां आपको दी दोस्तों। अगर आपको ये बेटर लगा होगा तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू यहाँ पे प्राप्त हो। और दोस्तों मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं, आप हमारे फेसबुक पेज में जाइएगा फोकस टारगेट के नाम से, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन, रोजाना अपडेट, फॉर्म, जो भी चीजें खुली हैं उसकी भी सारी जानकारियां मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू दे रहा हूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।